हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? बेसिकली आज ये बैक टू बैक डे 10 की क्लास है हमारी। वोकेब समाधान, ग्रामर ज्ञान और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड, ठीक है ना। हाँ, कुछ एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन था कि प्रीवियस क्लासेस कैसे मिलेंगी। तो भाई समझेंगे आप, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी सर्च कर सकते हैं, आपको क्लास मिल जाएगी। इससे जस्ट पहले की क्लास का लिंक वहां पे मिलेगा आपको। हाँ, आपको डे 1, डे 2, डे 3 चाहिए तो स्पेशल सेशन डे 1 बाय नितिन महंद्रास, स्पेशल सेशन डे 2 बाय नितिन महंद्रास, ऐसे सर्च कर लेंगे, सामने आपके क्लास आ जाएगी, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड क्लासेस कुछ एस्पिरेंट्स हमारे बोल रहे थे कहाँ से मिलेंगी, तो इंग्लिश स्पीकिंग बाय नितिन महंद्रास सर्च करेंगे, आपको इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी मेरे प्रीवियस सेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो आर यू रेडी गाइस? क्या तैयार हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन के लिए? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भाई आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमें क्या खास मिलने वाला है। तो सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज मैंने कैटेगराइज नहीं किया है, सिंपली जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जनरल टर्म्स हमारे आते हैं उससे रिलेटेड कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे बात करेंगे सबसे पहले। ओके, सो सबसे पहले अगर हम फ्रेज की बात करें या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिलेट करें यहाँ से, सो एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और रेनाउंसिंग द थ्रोन, मतलब सिंहासन को त्यागना, एब्डिकेट करना, सिंहासन को छोड़ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मीन्स होता है सिंहासन त्याग या पद त्याग, दैट इज एब्डिकेशन। क्लियर हुआ? यस। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। एंड नेक्स्ट वन इज अ कोल्ड ब्लडेड vertebrate animal that is born in water and breathes with gills, ठीक है ना। एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल को रिलेट करना है यहाँ पे, जो अपने गिल से क्या लेता है? सांस लेता है, ठीक है, ब्रीथ करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल फेफड़ों की बात हो रही है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक एम्फीबियन, एम्फीबियन को रिलेट कर, एम्फीबियन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एम्फीबियन? एम्फीबियन मीन्स होता है उभयचर। क्रोकोडाइल को ले सकते हैं। उभयचर का मतलब जल और थलचर, मतलब जो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है, दैट इज उभयचर। समझ में आई बात? ठीक है, सो दैट इज एम्फीबियन, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ स्टोरी, poem or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one। अब देखिए, कोई एक ऐसी स्टोरी या पोएम या कोई पिक्चर जो एक हिडन मीनिंग को रिवील करती है, हिडन मीनिंग को कहीं ना कहीं दिखाने का काम करती है, तो एल्गरी, एल्गरी मीन्स होता है रूपक। एल्गरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपक। अब ऐसी पोएम, स्टोरी या किसी पिक्चर से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में आपने सुना होगा। मतलब पुरानी टाइम में क्या होता था, जैसे केव्स होती थी, हमारी गुफाएं होती थी, उसमें क्या लोग वहां पे क्या करते थे? पेंटिंग्स बनाते थे, जिसके बेस पे आज हम जानते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है ना। सो ये सब क्या है? हमारे रूपक, अलगरी। चले, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट और proposition on which an abstractly defined structure is based, मतलब एक अपने आप में स्वयं सिद्ध कथन, इसको आप रिलेट कर सकते हैं किसी एक अपने आप में वेल प्रूव्ड जो भी स्टेटमेंट है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऑक्सियम, ऑक्सियम मीन्स होता है स्वयं सिद्ध कथन, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप में क्या है? वेल प्रूव्ड, ऐसे स्टेटमेंट को आप रिलेट कर सकते हैं ऑक्सियम से। अ नेशन और पर्सन एंगेज्ड इन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। देखिए, एक नेशन है या एक पर्टिकुलर पर्सन है जो वॉर से जुड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से एंगेज है, किससे? वॉर से एंगेज है, ठीक है ना। ऐसे नेशन को या ऐसे पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मीन्स वैसे तो होता है झगड़ालू, तो यहाँ पे बेलिजरेंट का मतलब है युद्धरत। आप किसी कंट्री को भी ले सकते हैं, जैसे कोई इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई कंट्री जो है नहीं चल रही। अच्छा, कौन सी कंट्री है बताओ जरा? यस, युद्धरत है, सबसे झगड़ा कर रही है, ऐसी कंट्री का नाम दो।
चलो छोड़ो। सो ओके, सो अब यहाँ पे बेलिजरेंट मीन्स कोई बंदा भी हो सकता है जो युद्धरत है, अपने ही कंट्री के अगेंस्ट में कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, या कोई कंट्री है जो पूरी तरह से बेलिजरेंट है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है? एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू मीन्स होता है ऊतक, ठीक है ना, removed from a living body to discover the presence, cause or extent of a disease। देखिए, बायोप्सी ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू, ये मेडिकेशन की एक टेक्निक है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के टिश्यूज निकाले जाते हैं और उनको चेक किया जाता है। ठीक है, टिश्यू मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, समझ जा, साइंस पढ़ी है ना सबने, ठीक है ना, कोशिकाओं का एक समूह, दैट इज ऊतक। ठीक है, बायोलॉजी बाद में पढ़ाऊंगा आपको। तो बायोप्सी, बायोप्सी एक टेक्निक होती है जिससे हम बॉडी के टिश्यूज को निकालते हैं, उनको चेक करते हैं पता करने के लिए बीमारी का या किसी डिजीज का, दैट इज बायोप्सी। क्लियर हुई बात? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। द वेरी नेक्स्ट वन इज द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग sacrilogiously about God or sacred things, profane talks, मतलब जो ईश्वर की निंदा करता है, भगवान के बारे में या ऊपर वाले के बारे में जो बुरा भला बोलता है, ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक वर्ड जो हो सकता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मीन्स होता है, देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, ईश निंदा। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ईश निंदा, ईश्वर की निंदा, दैट इज ब्लास्फेमी। ठीक है, सो ईश्वर को बुरा भला कहना, ऊपर वाले की बुराई करना, दैट इज ब्लास्फेमी। क्लियर हुई ये बात? यस और नो? चलिए चलते हैं कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स पे। और आज ग्रामर में मैंने कुछ अलग रखा है आपके लिए, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कंफ्यूज करते हैं हमको, उस टाइप के वर्ड्स की ओर सबसे पहले हम चलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक प्यारा सा वर्ड है कजन ब्रदर और कजन सिस्टर। कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, एक चीज याद रखेंगे, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे, कजन के साथ कभी ब्रदर या सिस्टर नहीं आता। तो कजन ब्रदर या कजन सिस्टर अगर आपने कभी भी लिखा तो ये रॉन्ग हो जाए, इसकी जगह पे क्या आएगा? कजन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर कुछ नहीं होता, पिक पॉकेट जेब कतरा जो पॉकेट मार लेता है किसी की भी, सो दैट इज पिक पॉकेट। ठीक है, गुड नेम, जैसे बोलते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा बोलते हैं, व्हाट्स योर गुड नेम, योर गुड नेम प्लीज, तो गुड नेम नहीं होता, व्हाट्स योर नेम, नॉट गुड नेम। ठीक है, तो जो ये गुड नेम बोला जाता है ना, बोलने के लिए चलो सब कुछ सही है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत। ठीक है, नेक्स्ट वन बिग ब्लंडर, जैसे कहते हैं ना, इट्स अ बिग ब्लंडर, तुम इसे छोटी मोटी गलती कह रहे हो, इट्स अ बिग ब्लंडर। सो व्हाट इज बिग ब्लंडर? ब्लंडर का मतलब ही होता है अ बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब ही होता है कि बहुत बड़ी गलती, दैट इज ब्लंडर। तो बिग ब्लंडर कुछ नहीं होता, इट्स ब्लंडर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। ब्रीज, ब्रीज मीन्स होती है जो मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, इमेजिन कर पा रहे हो? जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे हो, ठंडी सी हवा चल रही है, बहुत धीमी धीमी सी प्यारी सी, दैट इज ब्रीज। समझ में आ गया ना? तो ब्रीज जो होती है वो हमेशा लाइट और जेंटल होती है। तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं बोल सकते हम, स्ट्रॉन्ग विंड बोलेंगे। स्टेटमेंट में अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग ब्रीज मिल जाए ना, तो समझ जाओगे नाउन के बेस पे प्रॉब्लम आपको मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। क्लियर हो गई बात? ओके, बैड ड्रीम, लास्ट नाइट आई सॉ बैड ड्रीम। बैड ड्रीम क्या होता है? बैड ड्रीम की जगह पे क्या होगा? नाइटमेयर। नाइटमेयर मीन्स होता है बुरा सपना, बुरा स्वप्न, दैट इज नाइटमेयर। तो बैड ड्रीम गलत हो जाएगा, बैड ड्रीम की जगह पे क्या यूज करेंगे? नाइटमेयर का यूज करेंगे। अब हम बोलते हैं वो बहुत प्राउडी हो गया है आजकल, जब से उसे जॉब मिली है ना, वो बहुत ही प्राउडी हो गया है। तो भाई प्राउडी कुछ नहीं होता, इट्स प्राउड। प्राउडी वर्ड नहीं यूज करेंगे, ठीक है, प्राउड इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, तो किसी बंदे के लिए आप प्राउडी वर्ड का यूज अब मत करना, गलत हो जाएगा ये एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चन है आपके सामने, देखो इसमें क्या बीमारी है, फटाफट बताओ। चलो 20 सेकेंड्स है आपके पास, वॉइस आ रही है टाइमर की, फटाफट पिक करिए आंसर।
ओके, while going to market I saw my cousin brother. तो यहाँ पे कजन ब्रदर नहीं होगा, सिर्फ कजन का यूज करेंगे, इसके बाद ब्रदर नहीं आएगा। वेरी गुड, सभी का आंसर करेक्ट जा रहा है भाई। अगला, यस्टरडे आई सा अ बैड ड्रीम। फिर मैंने कहा बैड ड्रीम नहीं बल्कि नाइटमेयर का यूज करेंगे, नाइटमेयर का यूज करेंगे। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, बिल्कुल बैड ड्रीम की जगह पे नाइटमेयर आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? इंटेलिजेंट तो हैं आप लोग। चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट वन इज we generally get confused while using the following nouns. कुछ nouns हैं जिनको हम जब यूज करते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सर, और कंफ्यूज होते होते फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूज भी नहीं होना, कंफ्यूज भी नहीं होना, और समझ लेना है चीजों को। ठीक है, फ्लूर, देखिए फ्लूर का मतलब क्या होता है, द फ्लैट सरफेस ऑफ अ रूम। फ्लोर क्या है, एक रूम की जो फ्लैट सरफेस है उसको फ्लोर बोलते हैं, फर्श जिसे बोलते हैं। अब मैं ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड अपने आप में क्या हो गया, अ सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो सरफेस है दैट इज ग्राउंड। स्किल और टैलेंट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं हम। स्किल क्या है और टैलेंट क्या है, स्किल क्या है और टैलेंट क्या है। स्किल हमारे पास शुरू से नहीं होती, टैलेंट हमारे पास शुरू से होता है। आई रिपीट, स्किल हमारे पास शुरू से नहीं होती, टैलेंट हमारे पास शुरू से होता है। कैसे? जैसे एक बंदे की स्किल है, वो जो भी देखता है वो उसे लर्न हो जाता है, देखते देखते लर्न कर लेता है चीजों को। और स्किल क्या है, कोई चीज आपको नहीं आती थी, आपने मेहनत की और आप उस फील्ड के मास्टर बन गए, दैट इज अ स्किल। टैलेंट क्या है, जो इनबॉर्न है, अ नेचुरल एबिलिटी, जो आपकी नेचुरल एबिलिटी, दैट इज टैलेंट। और स्किल क्या है, जो आप लर्निंग से, मेहनत करके एक्वायर करते हैं, उसे बोलते हैं स्किल। इज दैट क्लियर? ओके, एनवी और जेलसी दोनों का मतलब ईर्ष्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या होता है। अब एनवी और जेलसी में बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, ध्यान से समझें। एनवी क्या है, अ विश टू पोजेस दैट अदर पर्सन हैज, अ विश to possess that other person has। समझ में आया? नहीं समझ आया? ओके, एक बंदे के पास कार है और हमें उसको देख के जलन हो रही है, इसके पास BMW है, मेरे पास तो स्कूटी ही है। समझ में आया? इसे कहते हैं एनवी, जीलस, मतलब हमारे अंदर इच्छा है किस चीज की, कि हम वो चीज पजेस करें जो दूसरे बंदे के पास है। हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम वो चीज पजेस करें जो दूसरे बंदे के पास है, इसे बोलते हैं एनवी। ठीक है, जेलसी, अ फीलिंग दैट अराइजेस आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग दैट यू हैव। कुछ आपके पास है और कहीं वो आपके पास से चला ना जाए, ये जो डर होता है इसको बोलते हैं जेलसी। समझ में आया? हाँ, जैसे आपके पास एक बहुत अच्छा लैपटॉप है, मान लीजिए बहुत अच्छा लैपटॉप है आपके पास। अब आपसे आपका फ्रेंड कह रहा है क्या बात है, लैपटॉप तो बहुत अच्छा ले आए, कहाँ से, किससे ले लिया? किससे ले लिया, क्या मेरा है, लेके किससे लूंगा? सिंपल। सो दैट इज समटाइम्स कॉल्ड जेलसी। समझ में आई बात, कि कहीं मेरे पास से ये चीज चली ना जाए, कहीं दूसरे की नजर ना लग जाए मेरी चीज पे। ठीक है, समझ में आई भावना है? अब आप इसको कहीं से भी कोरिलेट करिए, दैट इज योर चॉइस। मैंने आपको फैक्ट बता दिया क्या होता है। ठीक है, कहां से एनवी आया, कहां से जेलसी आया, इसका एक्चुअल यूज क्या है। इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आ गया सबको? वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, बिल्कुल देखिए, कुछ प्रपोजिशंस होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, अक्रॉस और थ्रू, ऐसे ही प्रपोजिशंस हैं। जब अक्रॉस की बात करते हैं, जैसे अगर मैंने बोला आई एम वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज, आई एम वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज। अब देखिए, मैं ब्रिज के एक साइड से दूसरी साइड क्या कर रहा हूं, वॉक कर रहा हूं। अब रनिंग भी बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब यहां पे वन साइड टू अनदर साइड,
दैट इज अक्रॉस। अब थ्रू, थ्रू मतलब होता है वाया मीडियम, किसी मीडियम से कोई चीज जा रही है, दैट कुड बी। अब ये क्या मूवमेंट को दिखाता है, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। जैसे वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, एक पर्टिकुलर पाइप के थ्रू वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। समझना इस बात को, एक पर्टिकुलर पाइप के थ्रू वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो अब क्या है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। एक टनल है, एक टनल है, टनल मतलब सुरंग, ठीक है। एक टनल से एक ट्रेन निकल रही है, थ्रू से रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहां पे समझिएगा इस चीज को, किसी मीडियम से होके कोई चीज आ रही, दैट इज थ्रू। अक्रॉस मींस क्या होता है, वन साइड टू अनदर साइड। क्लियर हुई मेरी बात, भावना है क्लियर, यस और नो? चलिए, गलतियां मत करना अब इसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। बिल्कुल प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो एरर डिटेक्शन आपसे पूछे गए, बिल्कुल वही एरर डिटेक्शन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। सो आर यू रेडी गाइस? पहले हम एरर डिटेक्शन करेंगे, फिर हम फिलर्स करेंगे, और दोनों के दोनों सेक्शंस प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर से ही उठाए गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। 8 क्वेश्चन आपको अभी करना है, 2 आपको होमवर्क मिलेगा, और इस 8 क्वेश्चन में मैं आपको टारगेट देता हूं 6 क्वेश्चन का। 6 आपको कम से कम करेक्ट करने हैं। 8 करने के बाद अपना स्कोर बताएंगे, ठीक है, और सभी को आंसर भी देने होमवर्क के। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे जब टाइमर साउंड के साथ आता है तो थोड़ा मुझे लगता है कि अंदर से ज्यादा इंटरेस्ट आता होगा, थोड़ा डर भी पड़ता होगा, जैसे ही साउंड बंद टाइम खत्म। समझ में आया? ओके, सो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, द शिफ्टिंग टास्क इज ऑलमोस्ट डन, ओनली द फर्नीचर्स हैज टू बी डिलीवर्ड। भाई नाउन टॉपिक में आप जानते हैं, अच्छी तरह से पढ़ भी चुके हैं इस चीज को अच्छी तरह से, कि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और फर्नीचर का प्लूरल कैसे बनता है, जल्दी बताएंगे। फर्नीचर का प्लूरल क्या होता है, कैसे बनेगा फर्नीचर का प्लूरल, अगर मुझे बनाना है। वैसे फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन अगर मुझे फर्नीचर का प्लूरल बनाना है तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर के आगे क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। पीसेस ऑफ फर्नीचर मत लिखना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबने पकड़ लिया एरर, बिल्कुल नाउन से रिलेटेड एरर है यहाँ पे, नो डाउट बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। और पहली वॉल पे तो भाई सबका सिक्सर लग चुका है। सो स्टेटमेंट क्या जाएगा, द शिफ्टिंग टास्क इज ऑलमोस्ट डन एंड only the furniture has to be delivered, कुछ ऐसा स्टेटमेंट जाएगा आपका, बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल सब करेक्ट कर रहे हैं, वेल डन एवरीवन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और टिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते चलेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाते चलेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी एस्पिरेंट्स अभी सामने हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। सो with little creativity and hard work the project could have been successfully completed। अच्छा ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने बोला विद लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क, मतलब थोड़ी सी क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क से जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सकता है। नाउ वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट लिटिल, लिटिल कैसा सेंस रखता है, नेगेटिव सेंस रखता है, और जब इसकी जगह पे आ लिटिल लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव सेंस रखेगा। लिटिल नेगेटिव सेंस रखता है, जब इसकी जगह पे आ लिटिल आएगा तो ये पॉजिटिव सेंस रखेगा।
ठीक है। सो अब यहां पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हम देखें, विद लिटिल क्रिएटिविटी गलत हो जाएगा, विद अ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क बिल्कुल पॉजिटिव, मतलब कुछ क्रिएटिविटी। लिटिल मीन्स तो ना के बराबर हो गया ना, बिल्कुल ए पार्ट है, बिल्कुल ए पार्ट करेक्ट जा रहा है, वेरी गुड। सो विद अ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। बिल्कुल सभी का सिक्सर लग चुका है, सेकेंड बॉल पे भी सिक्सर मार दिया आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सब करेक्ट कर रहे हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगर आपने ए पार्ट टिक किया तो, वरना थोड़ा सा गलत कर दिया, हाँ ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। Those who are averse with hard work will seldom succeed in life। देखिए एक फ्रेज होता है ये, averse to। averse to का मतलब जो होता है टालना, किसी भी चीज को टालना, दैट इज averse to। समझ में आई बात? तो averse to का एक्चुअल मीनिंग होता है टालना, किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज को टाल देना, दैट इज averse to, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे averse के साथ with आया है, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि averse to एक पर्टिकुलर फ्रेज है, तो यहाँ पे with की जगह पे जब आप to यूज करेंगे तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मतलब अगर आपने बी पार्ट टिक किया तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब ये कहना क्या चाहता है, दोज हु आर averse to हार्ड वर्क विल सेल्डम सक्सीड इन लाइफ। मतलब जो हार्ड वर्क को टालते हैं या हार्ड वर्क से बचते हैं, वो कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं, किस्मत के बेस पे कभी कभार ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, वैसे वो बंदे क्या होते हैं, फेल होते हैं लाइफ में। कुछ ऐसा कहना चाहता है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, क्लियर हुआ? तो आपका जो आंसर जाएगा ना सर, बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बी पार्ट टिक कर रहे हैं तो करेक्ट है आपका आंसर, वरना वरना थोड़ा सा 100 ग्राम गलत हो गया। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अवर्स टू मींस होता है टालना, बचना किसी चीज से, दैट कुड बी। चल नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। He sees that he has done engineering besides an MBA। देखिए कहां पे बीमारी है जरा बताएंगे मुझे? He sees कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंट में टेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट सही है। He has done, भाई प्रेजेंट से स्ट्रक्चर को रिलेट किया तो आगे भी प्रेजेंट मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजीनियरिंग, ठीक है उसने इंजीनियरिंग किया, बेसाइड्स एन MBA, बेसाइड्स मतलब के अलावा, या के अतिरिक्त। इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ ना कुछ तो कर ही लेते, MBA या कुछ भी। अब दूसरी चीज, MBA के पहले एन आना चाहिए क्या? गलत है क्या? सही है, MBA। ये मत सोचो कि यहाँ पे तो वोवेल है ही नहीं, यहाँ तो M लिखा है, मतलब कॉन्सोनेंट लिखा है, इसके पहले N कैसे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। MBA जो आपका प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? MBA, मतलब M, ए निकल रहा है, नहीं आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन MBA का ही है। जैसे SDO अगर लिखा हुआ है ही इज एन SDO, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। SDO मतलब जैसे SDO एक पर्टिकुलर पोस्ट है, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। तो SDO क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है, ठीक है। तो आपको वॉयल या कॉन्सोनेंट से नहीं मतलब है, आपको उसके साउंड से मतलब है। तो अगर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है,
तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल नो एरर इज द करेक्ट आंसर, और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आंसर बिल्कुल डी पार्ट है, दैट इज नो एरर। अगर आपने नो एरर टिक किया तो आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट है, वरना आपने गलती कर दी माय डियर एस्पिरेंट्स। क्लियर हुआ? यस और नो? ओके, सो बस ऐसी गलती एग्जाम में मत करना। यहाँ गलती कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है? बस इस प्रैक्टिस के बाद एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। At the party, Rohit introduced to me his friend who is a teacher. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए दो पार्ट्स में बीमारी दिख रही है मुझे। मैं एकदम एक सेकंड के लिए रुका, कारण यही था। हु इज टीचर, तो सबसे पहली चीज हु इज टीचर नहीं, हु इज आ टीचर होना चाहिए। अब इंट्रोड्यूस्ड मी, इंट्रोड्यूस्ड के बाद जनरली ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आता है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। टू हिज फ्रेंड, अब मी के बाद ये स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया, अब आगे के स्ट्रक्चर को तो किसी प्रपोजिशन से जोड़ना पड़ेगा ना। तो एरर अगर बी पार्ट में टिक किया तो गलत हो गया, एरर अगर बी पार्ट में टिक किया तो गलत हो गया, टू सही है। वहां पे आपको टीचर के पहले आ का यूज करना पड़ेगा। हु इज टीचर नहीं, हु इज अ टीचर, जो कि एक अध्यापक है। जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी बंदे की बात करते हैं, किसी बंदे को रिलेट करते हैं, तो आर्टिकल ए की जरूरत पड़ती है वहां पे, जो कि क्या है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है। तो बी में नहीं, एरर किसमें है? सी पार्ट में। अगर आप सी पार्ट टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर करेक्ट, ठीक है? ये चीज भी समझना। इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड, तो इस क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए हमने टू का यूज किया है, एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। हियर देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इज दैट क्लियर? ओके, बिल्कुल जो हमारा आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सी पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका सिक्सर लग चुका है, वरना थोड़ा सा गलत हो गया। चलता है नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फिलर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो फिलर्स पूछे गए आप बात करेंगे उनकी। सो फर्स्ट फिलर आपके सामने है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Mangoes do not germinate all at the same time, hence they are not plucked on the same day. अच्छा, मैंगोज जो है सब एक साथ तो पक नहीं जाते, तो उनको एक साथ तोड़ा भी नहीं जा सकता, प्लक तोड़ना। अब यहाँ पे अगर हम जर्मिनेट की बात करें तो जर्मिनेट मीन्स होता है अंकुरित होना। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? अंकुरित होना। राइपेन मीन्स पकना, सो राइपेन तो कलेक्ट होगा ही होगा, ग्रो बढ़ना, और एज आयु की बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राइपेन। किसी फ्रूट की बात कर रहे हैं या क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, जो कंप्लीटली जो डेवलप हो जाती है उस सिचुएशन को बोलते हैं राइपेन, ठीक है? क्रॉप्स की कंडीशन में। और जो मैंगोज हैं वो पूरी तरह से जो राइपेन हो गए, पक गए, ठीक है? या पूरी तरह से डेवलप हो गए, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? सो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज अ बी पार्ट। बिल्कुल मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर बी, दैट आर करेक्ट, ठीक है? सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जो भी बी पार्ट टिक कर रहे हैं, नो डाउट आपका सिक्सर लग चुका है माय डियर एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The directors failed to understand the dash behind the decision to suspend the manager. डायरेक्टर
फेल रहे इस चीज के डैश को समझने में, इस चीज के पीछे क्या डैश था कि जिस डिसीजन की वजह से मैनेजर को सस्पेंड किया गया। अब यहाँ पे बिलीफ मीन्स होता है विश्वास, पॉलिटिक्स राजनीति कोई चांस नहीं, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मीन्स होता है विचारधारा, आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है विचारधारा। और अगर मैं रेशनल की बात करूं तो रेशनल मीन्स होता है तर्क, तो उनको उसके पीछे का तर्क नहीं समझ आ रहा था कि भाई जो मैनेजर को सस्पेंड किया गया उस चीज के पीछे का जो रीजन था, जो तर्क था, वो नहीं समझ आ रहा है। सो रेशनल को आप कहीं ना कहीं रीजन से भी रिलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज अ डी पार्ट, आइडियोलॉजी गलत हो जाएगा सर, पॉलिटिक्स भी गलत ही होगा, ठीक है। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, वो क्या जाएगा, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। रेशनल मीन्स द रीजन और इंटेंशंस दैट कॉज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ और एक्शन, जिसे हम हिंदी में तर्क बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए टिक करिए अपना आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। I never go shopping on weekends as on those days the malls are dash of people, full of people, busy of people, crowded of people, packed of people। भाई सबसे अच्छा आंसर तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल फुल ऑफ पीपल, ठीक है, बिल्कुल। जब आप यूज करें आई नेवर गो शॉपिंग ऑन वीकेंड्स, मैं वीकेंड्स पे शॉपिंग में नहीं जाता हूं, क्योंकि उन दिनों में क्या होता है, मॉल्स आर फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरे होते हैं मॉल्स, कुछ ऐसा। अभी तो बंद ही रहता है वीकेंड्स पे। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर फुल ना होता तो हम अदर ऑप्शन के बारे में सोचते, वैसे तो सारे ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो गए। बिल्कुल आंसर आपका क्या जाएगा, ए पार्ट आपका आंसर जाएगा, ठीक है, फुल ऑफ पीपल। सो जिन्होंने भी ए पार्ट टिक किया उनका आंसर करेक्ट है, और जिन्होंने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाया उनका थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। ओके, सो क्राउडेड मीन्स भी भीड़ भाड़ की ही बात करते हैं, ठीक है। अब पैक्ड मीन्स पूरी तरह से जो फुल है, पूरी तरह से पैक्ड है, उससे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस पे कब हम जाते हैं, जब फुल ऑप्शन में ना हो, तब हम इन ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चल, सो अब यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 9 फिलर से रिलेटेड है, ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अगर आप नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाएंगे, दैट इज नोन एज इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास। इस पर्टिकुलर लिंक को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको टाइप करेंगे, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो वहां पे अपनी क्वेरीज आस्क करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है वो एक डिस्कशन फोरम है, रेगुलर क्विज रात के 9 बजे होती है, वो क्विज ज्वाइन करनी है, रेगुलर बेस पे डिस्कशन करना है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। दिस इज आवर टारगेट एंड नथिंग एल्स। सो इसी के साथ सेशन हो चुका है समाप्त। अगर सेशन में मजा आया तो भाई लाइक करिए सेशन को, कमेंट करिए, अपने आंसर्स दीजिए, साथ ही साथ अपने थॉट्स दीजिए रेगुलर पेज पे। लास्ट क्लास में मैं आपके लिए थॉट्स लेके आया था, जल्दी फिर क्लासेस में आपके लिए मैं थॉट लेके आऊंगा स्टूडेंट कॉर्नर के थ्रू, डोंट वरी। कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक इस सेशन को पहुंचाइए, ठीक है ना। ये सिर्फ मेरे कहने के लिए नहीं है, आपके करने के लिए, ठीक है। सो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में डे 11 की क्लास के साथ, ठीक सुबह 10 बजे 10 AM 10 AM जैसे ही होता है इंग्लिश का टाइम हो जाता है, याद रखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स टू ऑल माय एस्पिरेंट्स।